स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। इसके पहले लगभग 7 क्लासेज हो चुकी हैं और आज की जो क्लास है क्लास नंबर 8 और इसमें हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 111 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और 110 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेज में आपको करवा दिया है। पहले की क्लासेज आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रिलेटेड पीडीएफ आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और थ्योरी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो ग्लोबल आईटीआई की मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। चलिए क्लासेस हम लोग जो ये अपने करवाते हैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि जितने भी टर्म्स आ रहे हैं इन टॉपिक्स उनको क्लियर करते जाएं साथ के साथ। तो शुरू करते हैं पहली क्लास और सबसे पहली क्लास है द इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म ऑफ formal retail communication that can be sent through internet to many people across the world is called। कह रहे हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके जब हम कोई लेटर या मैसेज दुनिया में कई सारे लोगों को भेजना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि फॉर्मल लिखा हुआ है। फॉर्मल मतलब होता है ऐसी बातचीत जो ऑफिशियल हो। ऑफिशियल बातचीत को हम फॉर्मल कहते हैं और ज्यादातर ईमेल वगैरह जो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, अगर कोई मैसेज मैं आपको भेज रहा हूं आप मेरे तक भेज रहे हैं तो ये जो मैसेजेस का या विचारों का आदान प्रदान है, एक दूसरे से हम बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? संवाद, संचार या कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसे कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कह रहे हैं। पहले जो हम लोग लेटर वगैरह भेजते थे, स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट वगैरह भेजते थे तो डाक से 2-4-10 दिन लेता था। अभी क्या है कि हम अपना बायोडाटा भेजना चाहें, अपनी फोटो भेजना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहें तो तुरंत ही मेल कर देते हैं और सामने वाले को विद इन ए सेकेंड रिसीव हो जाती है। तो ये जो फॉर्म होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसी मेल या उसी इंफॉर्मेशन या लेटर को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इनको इंटरनेट के साथ जोड़कर हम जब अपना कोई लेटर मैसेज वगैरह भेजते हैं तो वो ईमेल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल एक माध्यम है। इसी प्रकार से अन्य माध्यम भी हैं जिसके द्वारा भेजा जा सकता है, लेकिन ईमेल जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है कहाँ के लिए? ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट ईयर में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया था। जो कम्युनिकेशन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, बता देता हूं आपको मैं। कम्युनिकेशन 2 प्रकार के हैं। पहला कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें ऑफिशियल बातचीत होती है, जैसे कि अगर हम किसी ऑफिस में बात कर रहे हैं जहां नौकरी करते हैं, या किसी बैंक मैनेजर से बात कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, या हम जहां नौकरी करते हैं वहां अपने सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं, तो उस समय जो सेंटेंसेज और जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। और अगर हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, पार्टी वगैरह अटेंड कर रहे हैं, फैमिली की गैदरिंग है, 2-4-10 लोग बैठे हैं, ऐसे ही कुछ बातचीत हो रही है, तो वहां पर जो बातचीत होती है वहां जो तरीका अपनाया जाता है वो इनफॉर्मल होता है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। लोग कहते हैं ना, कई बार रिलेटिव या दोस्त होते कहते हैं यार इतने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कैसे भी जो मन करता है किसी प्रकार से हम बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको मैनर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, एक तरीके से बात करना होता है। आपके सीनियर हैं तो उस हिसाब से आपको रिस्पेक्टफुली बात करना होता है। सेंटेंस जो हम चूज करते हैं, जो शब्द चुनते हैं उसको भी ध्यानपूर्वक चुनना पड़ता है। कपड़े भी फॉर्मल और जो यूनिफॉर्म होती है वो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल को औपचारिक कहते हैं और इनफॉर्मल को अनौपचारिक कहते हैं। फॉर्मल मतलब शर्ट हमारी इनो, हमने बेल्ट पहना है, शूज पहने हैं पैर में, ये सही से हमने शर्ट वगैरह बंद कर रखा है, उसके अलावा बाल वाल सही सेट कर रखे हैं, हमने नहाया धोया, साफ सुथरे दिख रहे हैं, तो फॉर्मल आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में जो जाते हैं लोग इसी प्रकार से जाते हैं। और इनफॉर्मल हमने हाफ पैंट पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, बनियान पर ऐसे घूम रहे हैं, कटी पिटी जींस पहने हैं, स्लीपर भी पहन लिया हमने, कुछ भी उसका कोई ज्यादा लॉजिक नहीं होता है, तो वो सब तरीके इनफॉर्मल ड्रेसिंग के कहलाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप कम्युनिकेशन समझ गए होंगे कि जो भी ऑफिशियल बातचीत होती है वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाता है और ईमेल जो है सबसे पॉपुलर एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आंसर आपका ये सही होगा। मैंने इसलिए ये टॉपिक बता दिया क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपको मिलने वाले हैं। यानी औपचारिक लिखित संचार मतलब लिखा हुआ
औपचारिक मतलब ऑफिशियल बातचीत इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो दुनिया में कहीं भी लोगों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम ईमेल, जिसको आप क्या कहते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी हम लोग बातचीत किए थे इससे पहले वाले टॉपिक में कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो, यानी कह रहे हैं कि ऑफिशियल बातचीत के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, इफेक्टिव मतलब जो असरदार तरीका, जो बेहतर हो, है ना। तरीके कई होते हैं, बातचीत आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं, चैटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल बातचीत करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका आपका क्या होता है, ईमेल होता है। क्योंकि आप ट्वीट वगैरह नहीं करते हैं, चैटिंग वगैरह दोस्तों से होती है, टाइपिंग का कोई मतलब नहीं है, तो ईमेल जो है सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई ऑफिशियल बातचीत करनी है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपको जब भी जॉब वॉब करेंगे तो आपको अपने सीनियर से, मैनेजर से कोई जानकारी लेनी हो या फिर आपको इवन छुट्टी भी लेनी हो, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, उनको मेल करते हैं और मेल के थ्रू ही सारी चीजें हो पाते हैं। ठीक है सर, दिख रहा है। तो ये चीज जो है सबसे इफेक्टिव तरीका है ईमेल का। ठीक है, ईमेल के द्वारा फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको अपने बॉस से छुट्टी लेनी, या इवन जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर आपको बैंक से कोई काम है और अपने बैंक को आप मैसेज करना चाहते हैं, उसको कोई जानकारी देना चाहते हैं या उससे कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से बैंक को मेल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्हाट्सएप पे आपको बैंक ऐसे चैटिंग नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज होती है कि ऑफिशियल बातचीत के लिए सबसे बेहतर जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो क्या है, ईमेल है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। चलिए, मेल में एक काफी यहाँ पर दो चीजें होती है, एक सीसी और बीसीसी होता है। तो मैं फुल फॉर्म बताने की बजाय पहले आपको सीसी और बीसीसी समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप किसी को मेल भेजते हैं, नई नई मेल इस प्रकार से आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखता है, मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, इससे रिलेटेड आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक होता है टू, फिर होता है बीसीसी, नहीं पहले सीसी रखते हैं, सीसी, और एक है आपका बीसीसी। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा, आगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और ये काफी सही जानकारी है। जब हम किसी को कोई मेल भेज रहे होते हैं, ठीक है, जब हम किसी को कोई मेल भेजते हैं तो ऐसे में उसकी ईमेल आईडी हमारे पास होना जरूरी होती है, जिसको ईमेल आईडी को ईमेल एड्रेस भी बोला जाता है। ईमेल एड्रेस मतलब कि जब भी कोई आपको कुछ भेजना होता है, तो नॉर्मल जब किसी के घर आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा डाटा या कोई लेटर या कुछ भी भेजते हैं, तो आपका उस घर का एड्रेस होना चाहिए ना। इसी प्रकार से ईमेल जिसको करना चाहते हैं, उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ईमेल एड्रेस क्या होता है, एक ईमेल आईडी होती है। ठीक है, तो अब बात करें ईमेल आईडी, जैसे मैं यहाँ पर सिंबॉलिक तौर पे लिखता हूं, मान लीजिए आप अजय को ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आपने अजय की यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दिया। अब उसके साथ चाहते हैं, जैसे आपको बायोडेटा भेजना है, मैं थोड़ा से एक मिनट, इसको बायोडेटा भेजना है, सॉरी, आप बायोडेटा भेजना चाहते हैं, 3-4 कंपनी को भेजना चाहते हैं बायोडेटा, यानी आप अपना रिज्यूम भेजना चाहते हैं। तो जब भी आप मेल भेजते हैं तो नीचे की तरफ एक इस तरह से निशान बना रहता है, इस पिन टाइप का, जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट। इसको कहते हैं अटैच भी लिखा रहता है कई जगहों पर, या अटैचमेंट आप बोलिए। जब आप अपना बायोडेटा मेल के थ्रू किसी को भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं, टू रिस्पेक्टेड सर, अपना डिटेल लिख सकते हैं, मेरा नाम ये है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं आपके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, और इसके साथ मैंने अपना क्या कर रखा है, मैंने अपना बायोडेटा अटैच कर रखा है, रिज्यूमे अटैच कर रखा है। तो ये जो आपने मैसेज लिखा, आप एक मेल भेज रहे हैं और मेल के साथ कोई चीज चिपका के चाह रहे हैं चला जाए। अटैच मतलब, एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं मैं आपको, अगर आप किसी को लेटर भेजना चाहते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है या रहती है, आपके पास कोई लेटर है, तो आप क्या करोगे, एक पत्थर का टुकड़ा या मिट्टी का टुकड़ा आप उठाते हो जो थोड़ा जिसमें वेट हो, और उसमें अपना लेटर आप लपेट देते हो और उसको अगले फ्लोर पर फेंक देते हो। तो क्या होता है, आपने उसके साथ लपेट दिया, मतलब क्या कि उसके साथ अटैच कर दिया, उसके साथ चिपका दिया। क्या चिपका दिया, अपना आपने लेटर चिपका दिया। और आपने जो फेंका, पत्थर फेंका, तो पत्थर के साथ, जैसे मान लेते हैं मेल हमारा पत्थर है, और पत्थर के साथ हमारा क्या हो गया, बायोडेटा भी चिपक के वहां पहुंच गया जहां आप भेजना चाहते थे। ठीक है, तो यहां पर हमने अपनी सारी कहानी लिख दी इसमें, इस बॉक्स में, और नीचे अटैच कर दिया, क्या अटैच कर दिया, अपना रिज्यूम या बायोडेटा। ठीक है, ठीक है,
तो अब ये पीडीएफ में भी हो सकता है, इमेज में भी हो सकता है, स्कैन फोटोकॉपी हो सकती है, स्कैन कॉपी भी हो सकती है, पीडीएफ भी हो सकता है, एमएस वर्ड में टाइप किया हुआ भी हो सकता है, ठीक है। इवन आप वीडियोज भी अटैच करके भेज सकते हो। तो अटैचमेंट में आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो अलग अलग तरह की फाइल आप अटैच कर सकते हो, डिपेंड करता है कितने एमबी तक का जीमेल या ईमेल आप जिस पे यूज कर रहे हो सपोर्ट करता हो। तो अटैच कर दिया हमने। अब जिस भेजना किसको, हमने मान लिया कि हम मारुति कंपनी को अपना भेज रहे हैं, मारुति के एचआर को भेज रहे हैं, हमारे पास क्या है, मारुति के एचआर की एक ईमेल आईडी है, हमने भेज दिया। अब हम सोच रहे हैं कि एक ही बार हमने यहाँ रिस्पेक्टेड सर लिख दिया, कंपनी का नाम नहीं लिखा, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 4-5 कंपनीज को भेजना है। अब हर कंपनी को अलग अलग बार बार मेल ना भेजने के साथ एक ही मेल भेजूं जो सबको पहुंच जाए। अब मैंने क्या किया, सीसी में गए, यहाँ पे टाटा का हमने कर दिया, फिर हमने यहाँ पर टीवीएस का ईमेल आईडी डाल दिया, सबकी ईमेल आईडी डाल रहे हैं, ठीक है, सबकी ईमेल आईडी। अब ऐसे तो मैं लिख नहीं सकता इसलिए शॉर्ट में बस लिख दे रहा हूँ, टीवीएस की ईमेल आईडी डाल दिया, प्लस हमने बजाज की भी हमने क्या कर दिया, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दिया। अब क्या होगा, सीसी में डालने का मतलब होता है कि जो मेल, जो रिज्यूम आप मारुति को भेजे थे वो टाटा को भी मिलेगा, टीवीएस को भी मिलेगा, बजाज को भी मिलेगा, सबको मिल जाएगा, ठीक है। सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, एक ही चीज की कॉपी सबको मिलेगा। और टाटा को यह पता रहेगा कि मारुति को भी आपने भेजा है, टीवीएस को भी भेजा है, बजाज को भी भेजा। बजाज भी जब ओपन करेगा मेल तो उसको दिखाएगा, बजाज को दिखाएगा कि ये टीवीएस को भी भेजा गया है, इनको भी भेजा गया है, इनको भी भेजा गया, ठीक है। अब कई बार ऐसी कई बार ऐसी कंडीशन होती है जब हम चाहते हैं कि भेजे तो एक ही मेल कई लोगों को, लेकिन आपस में इन लोगों को पता ना चले, ठीक है। ऐसे क्या है, कार्बन कॉपी कर दिया हमने, सिंपल, सबको चला गया, लेकिन सबको पता भी चल गया, इन लोगों को पता भी चल गया कि किसको किसको आपने भेजा है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को पता भी ना चले और चला जाए, तो ऐसे में ब्लाइंड कॉपी यूज की जाती है। और यहां पर हम ना लिख के बीसीसी में लिख देंगे, बीसीसी में हम टाटा की ईमेल आईडी डाल देंगे, टीवीएस कंपनी की ईमेल आईडी डाल देंगे और बजाज की डाल देंगे, बहुत सारे आप डाल सकते हैं, ठीक है, बजाज की ईमेल आईडी डाल देंगे। अब क्या होगा, यही मेल सबके पास जाएगी, लेकिन ना मारुति को इनका नाम दिखाएगा, ना टाटा को मारुति का नाम दिखाएगा, ना टीवीएस को टाटा का दिखाएगा, मतलब किसी का भी किसी को नाम नहीं दिखेगा। यानी जो प्राप्त करने वाले हैं, जो रिसीवर हैं, उनको नहीं पता चलेगा कि किसको किसको भेजा है, उनको सिर्फ ये पता चलेगा कि ये मेरे पास आई है, ठीक है। तो कई बार यही फर्क है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, हम एक ही मेल एक ही बार में अलग अलग ईमेल आईडी पर एक ही साथ सबको भेज सकते हैं, ढेर सारे लोगों को, लेकिन ये जो ढेर सारे लोग हैं एक दूसरे को जान पाएंगे कि किसको किसको भेजी गई है, ठीक है, सब जानेंगे एक दूसरे को कि इनको इनको भेजी गई है। लेकिन अगर बीसीसी में आप भेजते हैं तो आपस में प्राप्त करने वालों को नहीं पता चलेगा कि किसको किसको मिली है। आपको तो पता होगा किसको किसको भेजे हैं, लेकिन जो रिसीव किए हैं उनको नहीं पता चलेगा। भाई ये बेहतर रहेगा, क्योंकि इनको लगेगा कि देखो यार टाटा मेरे यहाँ भेज रहा, मारुति में भी भेजा है, तो हो सकता है ये रिप्लाई ना करें, ये ना करें, है ना। तो इसीलिए बीसीसी में भेजिए कि जो प्राप्त करता है उनको पता ही नहीं चले किसको किसको भेजी गई है, उनको लगेगा कि मुझे ही सिर्फ भेजा गया, ठीक है। तो ये तरीका है। और कोई चीज इसके साथ भेजना होता है तो अटैच वाले ऑप्शन पर जाते हैं और अटैच पर क्लिक करते हैं, अपना बायोडाटा फोटो जो चाहे इसके साथ अटैच करके भेज सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सीसी का फुल फॉर्म पूछा था, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और इस प्रकार से आंसर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बीसीसी का मतलब क्या होता है ईमेल में। तो ऑलरेडी मैंने बीसीसी पीछे एक्सप्लेन कर दिया कि बीसीसी होता क्या है। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। कार्बन चार्ट चाइल्ड चेयर होगा ही नहीं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आंसर आपका डी सही हो गया। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, ना देख सके कोई, ठीक है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब कार्बन कॉपी ही है लेकिन ब्लाइंड है, दिखेगी नहीं, है ना, या देख नहीं सकते। नेक्स्ट है, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूमे, अगर आप अपना बायोडाटा रिज्यूम भेज रहे हैं, ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, तो कौन से ऑप्शन में या किस रूप में आप भेजेंगे। तो मैंने बताया था उसी में कि नीचे अगर नीचे के ऑप्शन होता है अटैच का या अटैचमेंट का, वहां से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो बायोडाटा है या ईमेल है, मतलब ईमेल के साथ जो अपना बायोडाटा या रिज्यूम है, फोटो है, उसको हम भेज सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। लगभग आपके 3 टॉपिक कवर हो गए, बीसीसी, सीसी और अटैचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्लासेस अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, व्हेन योर क्लासमेट इज गिविंग यू सजेशन और योर परफॉर्मेंस, देखिए आपका दोस्त है, आपने गाना गाया क्लासरूम में,
क्लासरूम में, या फिर आपने गाना गाया, या फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आपको बोला गया था कि सब लोग अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके आएंगे, उसके बाद सब लोग क्लास में एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन दिए सबके सामने, पब्लिक स्पीकिंग की आप एक तरह से, तो आपने बेहतर तरीके से बताया। तो फिर जब आप वापस आए हैं तो आपका जो दोस्त है वो आपको कुछ बता रहा है कि यार तुम्हारा इंट्रोडक्शन बेहतर था, लेकिन तुम यहाँ पर थोड़ा सा रुक गए थे, ये वाली स्पेलिंग तुम भूल गए थे, या ये चीज थोड़ी सी गलत की है, तो उसको सही कर लो, तो आपका इंट्रोडक्शन बेहतर हो सकता है। या ये कह सकता है तुम्हारा बहुत बढ़िया था, या कह सकता है अच्छा था लेकिन थोड़ी सी सुधार की जरूरत थी। तो ये क्या दे रहा है, इसको हम कहते हैं फीडबैक। इसको क्या कहते हैं, फीडबैक। कि जो भी आपने काम किया, जो आपने काम किया वो काम कैसा है उसके बारे में कोई आपको बताता है, तो उसको हम फीडबैक कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका सहपाठी यानी आपका दोस्त आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, वो आपको क्या दे रहे हैं। अगर आपको सुझाव दे रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आपको उनसे फीडबैक मिल रहा है। लोग कहते हैं ना कई बार फीडबैक फॉर्म आपको रेस्टोरेंट में जाएंगे, या फिर इवन जब कोई कंप्लेन करते हैं आप किसी इन्वर्टर की, वॉशिंग मशीन की, कुछ भी, तो जब सर्विस हो जाए तो उससे आपसे वो क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं सर 10 में से कितना पॉइंट आप हमें दोगे। तो क्या लेते हैं आपसे, वो आपसे फीडबैक मांगते हैं। तो वही चीज यहां पर है, फीडबैक कहलाएगा। ठीक है, आपको क्या प्राप्त होगा, आपको फीडबैक प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पावर पॉइंट फाइल हैव एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है मैं बता दूं। जैसे अगर आप MS ऑफिस, कंप्यूटर में MS ऑफिस होता है, आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें क्या है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, ये अलग अलग इनका अपना यूज है। नॉर्मल लेटर वगैरह टाइप करने के लिए MS वर्ड यूज किया जाता है। कहीं प्रेजेंटेशन हमें स्लाइड के माध्यम से दिखानी है तो हम पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मूवीज में आपने देखा होगा, कोई आता है आपको प्रोजेक्टर स्टार्ट कर लेता है और कुछ स्लाइड आती है उसके बारे में बताता है, फिर नेक्स्ट करता है, फिर मीटिंग में 10-20 लोग नीचे उधर बैठे रहते हैं और उनको समझाता है, एक्सप्लेन करता है। तो ये जिस माध्यम से जो चीजें यहाँ पर होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पावर पॉइंट कहते हैं। जैसे एक तरह से आप इसको भी प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। आपको इस पेज पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट पेज पर, तो ये क्या होगा, एक प्रेजेंटेशन है जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज है पावर पॉइंट। इसी प्रकार से एक्सेल भी होता है। एक्सेल में काफी लंबी सीट होती है, इसमें कैलकुलेशन किया जा सकता है, ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसे कंपनीज वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, इंट्रीज वगैरह रखने के लिए, लॉग बुक मेंटेन करने के लिए, कितना डेटा आया, क्या गया, बहुत सारे कैलकुलेशन के लिए, रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए एक्सेल जो है ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा को हमें रिकॉर्ड के लिए, लंबा रिकॉर्ड फाइल करना है, मेंटेन करना है, तो एक्सेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल लेटर वगैरह के लिए, लेटर टाइप करना है 2, 4, 10, 20, 50 पेज का, तो हम लोग MS वर्ड यूज करते हैं। तो जब इन फाइलों को हम सेव करते हैं, तो अगर हम इसको मान लेते हैं राहुल नाम से एक फाइल हम बनाए, तो राहुल नाम जब हम सेव करते हैं उसके आगे अपने आप .doc लिखा हुआ जाता है। इसको सेव करेंगे, ठीक है। अगर आपने पावर पॉइंट इस्तेमाल किया तो उसके आगे आ जाएगा PPTX, इस तरह से। इसी प्रकार से एक्सेल का भी, एक्सेल में अगर आपने कोई काम फाइल तैयार किया, सेव कर रहे हैं .xls, किसी में थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, इस प्रकार से। तो ये जो लास्ट में रहता है इन्हीं को हम एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे अगर आपकी फोटो है तो फोटो जब आप सेव करते हैं तो उसके आगे .jpg लगा हुआ होता है, या तो .png देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, या .jpeg इस तरह से मिलता है। तो ये क्या है, ये दर्शाते हैं, ये सब दर्शाते हैं कि वो क्या है, वो इमेज है, फोटो का एक फॉर्मेट है। ये दिखाता है कि ये डॉक्यूमेंट है, MS वर्ड फाइल है, ये दिखाता है पावर पॉइंट फाइल है, ये दिखाता है एक्सेल है। तो इन्हीं का क्या कहते हैं, इन्हीं को हम एक्सटेंशन कहते हैं। और ये पूछ रहा है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होगा, तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन आपके सामने है PPTX, आंसर डी। ये दिखाता है कि जो फाइल है वो PPT फाइल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये फोटो को दिखाता है, ये एक्सेल शीट दिखाता है, ये डॉक्यूमेंट को दिखाता है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर आप लोग जरूर सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है कंप्यूटर इस्तेमाल करने, तो कंप्यूटर आपको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में स्किल्ड होना ज्यादा जरूरी है। और एक कॉमन सी स्किल है जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, वो है कंप्यूटर। और कंप्यूटर में जो चीजें अभी मैं बता रहा था, इतना एटलीस्ट MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल बेसिक आपको जरूर आना चाहिए। और इंटरनेट इस्तेमाल करना आपको बेहतर तरीके से, और ईमेल इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के समय में अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप काफी पीछे हैं। तो अपने को पीछे मत रखिए, कॉम्पिटिटिव युग है, काफी कंपटीशन का जमाना है, हर तरह से अपने को ट्रेंड रखिए।
शॉर्टकट कीज कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, इनका क्या मतलब है? ठीक है, देखिए कंट्रोल सी मतलब होता है कॉपी करना, कंट्रोल वी मतलब होता है पेस्ट करना, और कंट्रोल एस मतलब होता है सेव करना। ठीक है, तो इनको यहां पर मैंने आपका फुल नेम बता दिया। अब इसके हिसाब से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है, और इसका सही आंसर जो है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यहां पर वही चीजें लिखी है, कट सेव कॉपी लिखा है, लेकिन आगे पीछे लिखा है। इस सीरियल में आपको बताना है 1 2 3, इस प्रकार से बताना है। तो आप यहां पर कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर कौन सा है। चलिए, बहुत इजी सवाल था। आगे चलिए, प्रेसिंग स्केप। स्केप क्या होता है? जब भी आप कीबोर्ड उठाओगे, लैपटॉप या नॉर्मल कीबोर्ड देखेंगे, तो कीबोर्ड में ऊपर की तरफ एक ये बटन होती है ESC, जिसको स्केप कहते हैं। तो जब किसी चीज को, किसी प्रोग्राम से हमें बाहर आना होता है, निकलना होता है उस प्रोग्राम से, तो जनरली हम लोग स्केप बटन को इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है कि पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट का क्या चल रहा है? पावर पॉइंट में हम अगर स्केप बटन दबाते हैं तो क्यों दबाते हैं? तो देखिए, पावर पॉइंट अगर हमने तैयार कर लिए, 10 स्लाइड तैयार कर लिए, तो उसमें स्लाइड व्यू का भी ऑप्शन होता है। हम चाहें तो स्लाइड ऑन कर दें तो कुछ सेकंड ये फोटो दिखाएगी, फिर वो हट जाएगा, फिर अगला पेज आ जाएगा, फिर हट जाएगा, वो अगला पेज आ जाएगा। इस तरह से बदलता रहता है। उसे मैनुअली भी हम कीबोर्ड से बदल सकते हैं, या ऑटो स्लाइड भी कर सकते हैं। टाइमिंग जितना सेट कर देंगे उतने सेकंड के बाद वो स्लाइड हट जाती है। तो अगर हम स्लाइड व्यू पर हैं, फाइल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम स्लाइड व्यू में देख रहे हैं, पूरा फुल स्क्रीन, और हम उससे बाहर आना चाहते हैं, यानी जो स्लाइड व्यू है उसको बंद करना चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, तो ऐसे में हम ये जो एस्केप बटन में दबाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं नई स्लाइड ऐड करने के लिए नहीं, स्लाइड स्टार्ट करने के लिए नहीं, एंड द स्लाइड, यानी स्लाइड से बाहर आने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ESC बटन इस्तेमाल होगा। इसलिए आंसर आपका क्या है? सी है। जो स्लाइड चल रही है, हमने स्लाइड व्यू कर रखा है, ओपन कर रखे हैं, अब उससे बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि उससे स्लाइड ओपन करेंगे तो फुल स्क्रीन आपका पावर पॉइंट चलने लगता है, बाकी बटन कुछ भी आपको दिखता नहीं है। ऐसे में उससे बाहर आना जरूरी है, जिसे अदर काम आप कर सको। तो जब बाहर आना चाहोगे तो कैसे आओगे? ESC बटन कीबोर्ड पर प्रेस करोगे और आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन चूज। कह रहे हैं नया प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहते हैं, नई पावर पॉइंट फाइल बनाना चाहते हैं, तो इसमें से आप कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? आज के वीडियो में काफी बार आपको दिखा होगा, मैं नीचे देख रहा था, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी इस क्लास को मैंने बनाया था, वो किसी वजह से रिकॉर्डिंग स्किप हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं आज बार बार उधर देख रहा हूँ, है ना। किसी किसी को लग रहा होगा कि नीचे क्यों देख रहे हैं, वो लैपटॉप थोड़ा नीचे एक साइड में है, इस वजह से। तो नई प्रेजेंटेशन, यानी हम कोई चीज, फॉर एग्जांपल मुझे नई क्लास लेनी है, तो मैं पावर पॉइंट में तैयार कर रहा हूं, तो नई पावर पॉइंट अगर मुझे तैयार करना है तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा? देखिए, ये तो कॉपी के लिए होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जो नई के लिए क्या है ना, कंट्रोल N इस्तेमाल होगा न्यू के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर जो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। अगर आपने अभी तक ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आज का जो दौर है वो काफी कॉम्पिटिटिव है। सिर्फ टाइम पास की तरह से अगर आप पढ़ोगे तो कहीं न कहीं आपको परेशानी होगी, वो चीजें अचीव नहीं कर पाओगे जितना आपने सोचा है। तो मन लगाकर मेहनत से पढ़िए, और क्वेश्चन हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करते हैं, तो समझा करिए आप लोग। ठीक है, ज्यादातर बच्चे PDF के चक्कर में परेशान रहते हैं, तो PDF को एक साइड में लेके उसको स्टैंड बाय में सेकेंड थर्ड के नंबर पर उसको रखिए। PDF को कभी भी आप प्रायोरिटी मत दीजिए। ठीक है, टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, पढ़िए। YouTube पर अलग अलग टीचर्स उपलब्ध हैं, वीडियोस पर ज्यादा फोकस कीजिए, वीडियो से आपको ज्यादा लर्निंग होती है। PDF तो एक शॉर्टकट होता है जो कहीं न कहीं आपको क्या करता है? वीक बनाता है, कमजोर बनाता है। तो उस पर ज्यादा फोकस मत करिए आप लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने भी ITI के बच्चे हैं, लगातार मैं 2-3 सालों से इस चीज का काफी कहता हूँ कि PDF चक्कर में आप मत पढ़ो, लेकिन पता नहीं क्या है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, और मैं कोशिश मेरी जारी है, कंटिन्यू आप लोग रहिए। और जो एम्प्लॉयबिलिटी सिलेबस है बहुत ही स्मूथ है, शॉर्ट है, तो जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा, मतलब एग्जाम से पहले तो मुझे लग रहा है इसको 2 बार पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है, लगभग आज आपकी 8वीं क्लास थी, तो मुझे लग रहा है 20-22 क्लास 25 क्लास मैक्सिमम जाएगी। और थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ, इससे फायदा होगा कि आपको कुछ स्किप नहीं होगा, जैसे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 10 क्वेश्चन कराया मैं, तो अभी इसको अगर आप बंद करोगे ना, तुरंत 10 क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखना चाहोगे अपने से, तो 9 सही कर लोगे।
तो इसलिए वीडियो ज़्यादा जरूरी है, इसमें लर्निंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू PDF एंड बुक्स, है ना। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।